आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश की है कि शहरियत तरमीमी कानून की वजह से किसी भी हिंदुस्तानी की शहरियत छीनी नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म ने अपने कलकत्ता दौरे के दूसरे दिन कहा कि अपोजिशन जमातें गलत फहमियाँ फैला रही हैं। रामकृष्णा मिशन के हेडक्वार्टर्स बेल्लूर मठ में तुलबा से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि शहरियत तरमीमी कानून किसी भी शख्स के खिलाफ नहीं है और ना ही इसका मकसद किसी की भी शहरियत को छीनना है, बल्कि यह शहरियत देने वाला कानून है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी और दीगर बड़े कायदीन ने भी पाकिस्तान के अक़लियती तबके जिसे मजहबी बुनियाद पर परेशान किया गया हो और जुल्म का जो शिकार हुए हैं उनके लिए ये कानून बनाने का प्रोविज़न रखा था। कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट क्या है? हमने बदलाव ये किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी है। ये सहूलियत किसके लिए बढ़ाई है? उन लोगों के लिए जिन पर बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जीना मुश्किल हो गया, बहन बेटियों की इज्जत असुरक्षित हो गई, जीवन जीना ही एक सवालिया निशान बन गया। अनेक संकटों से ये जीवन ही घिर गया। साथियों, स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि ऐसे शरणार्थियों को हमने मरने के लिए वापस भेजना चाहिए क्या? भेजना चाहिए क्या? क्या हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनको हमें बराबरी में हमारा नागरिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर वो कानून के साथ
मजबूती से हैं, वो मजबूर नहीं हैं। कि 100 से ज्यादा देश भर के अलग अलग हिस्सों में हुनर हाट के माध्यम से हम दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को रोजगार और रोजगार के साथ जुड़े। जिस तरह से हमारे हुनर के जो उस्ताद हैं, उनकी जो विरासत है, जो उनका कला है, वो कला जो है वो लुप्त हो रही थी, उस कला को मजबूत किया जा सके, उसको मजबूती के साथ उनके जो स्वदेशी सामान हैं उसके निर्माण में मददगारी भागीदारी की जा सके, उसके लिए ये हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। बताइए, व्हाट अबाउट एनआरसी क्या फील सर? देखिए, एज फार एज द एनआरसी इज कंसर्न, देश के किसी कोई भी प्रोसेस नहीं है, नंबर वन, एक ही लोग हैं एक्सेप्ट असम। एज फार एज सीए इज कंसर्न, सीए भारत के किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं है। कंफ्यूज। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा है कि मोदी हुकूमत मुल्क की मुश्तरका विरसे और गंगा जमनी तहजीब को तबाह करने की कोशिश में लगी है, लेकिन मुल्क के अवाम उनकी इस मंशा को पूरा होने नहीं देंगे। शशि थरूर ने जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस के मजालिम और शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ जारी तहरीक में आज लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आपकी जंग में हम सब आपके साथ हैं। हुकूमत एक ख़ास तबके को अलग थलग करने के लिए कानून लेकर आई है, जिसे हम किसी भी हालत में कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून को इम्तियाजी और गैर जमहूरी बताया और कहा कि यह हिंदुस्तानी जमहूरियत पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के इत्तेहाद के लिए बाबाए कौम महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी, लेकिन लोगों को आपस में इश्तराक करने के लिए हुकूमत मुल्क की रूह पर हमला कर रही है। मुल्क के मुआमारों ने जो ख्वाब देखा था उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम हिंदुस्तानी बराबर हैं, किसी के साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं किया जाएगा। देखिए, इस हालत में बोलना मुश्किल है, सुनाई दे रहा है, सुन सकते हैं? अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आया हूं और ये भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ आपको कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं। क्या आप सुन सकते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा? मेरा उम्मीद था कि एनआरसी के बारे में और जो पुलिस का आक्रमण हुआ है इस कैंपस में, उसको आप लोगों के सामने कंडेम भी करें, लेकिन मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। प्लीज, what happened on the 15th of December in this campus is a blow on the nation. आप लोगों के खिलाफ जो पुलिस ने किया, without any provocation, without any invitation from the Vice Chancellor, वो लोग हॉस्टल्स के अंदर घुस गए, महिला विद्यार्थियों को आक्रमण किए, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को मारे। ये सब शेम है, ये अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद हम लोग सब आपको कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के लिए वाइस चांसलर
एम जगदीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें फौरन बर्खास्त करके गैर जानिबदाराना तरीके से जांच कराने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर सुष्मिता देव ने इतवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएनयू तशद्दुद के लिए वाइस चांसलर को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस मामले में वाइस चांसलर और तशद्दुद में शामिल असातिज़ा के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तरीके से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस के रोल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस के जूनियर अफसरान के अलावा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही सिक्योरिटी कंपनी के रोल की भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि उनके रोल पर कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेएनयू में बढ़ाई गई फीस वापस ली जाए और वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के बाद हर तकर्रुरी और हर इंतजामी फैसले की जाँच होनी चाहिए। हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए करीब 1 बजे। हमने कई छात्रों से बात की, फैकल्टी मेंबर्स से बात की, कर्मचारियों से बात की और उनकी सुनवाई हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वर्बेटम। उसके बाद हमने ये रिपोर्ट बनाई है। वाइस चांसलर को मैंने खुद फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी था, उनको एसएमएस किया कि आपका पक्ष भी हम सुनना चाहते हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा एवीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट, मैं आपको नाम दे दूंगी लिस्ट जिनसे हमने बात की, उनको भी हमने बुलाया कि आप हमसे बात करें, पर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, एफआईआर है, हम इस पे नहीं बोल सकते। अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू में 5 तारीख की शाम को जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, क्या हालात थे, किस तरह की घटना हुई, इसको लेकर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ फाइंडिंग्स दिए हैं और रिकमेंडेशंस हमने दिए हैं। ये तय है कि जो भी रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स हमने लिखित में सोनिया गांधी जी को कल शाम को दिया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, व्हाट वी सॉ ऑन द यूनिवर्सिटी, एंड हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर ना करके ये फाइंडिंग्स हमने लिखी है। मैं आपको रिकमेंडेशंस पहले संक्षिप्त में बता देती हूँ और फैक्ट फाइंडिंग थोड़ा लंबा है, उसको मैं समराइज करके ताकि आप समझ लें उसको, मैं उसको समझा दूंगी। पहला है कि वाइस चांसलर जगदेश कुमार शुड बी डिसमिस्ड इमीडिएटली। इंडिपेंडेंट टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने आज दावा किया है कि जिला परिषद इंतखाबात के नतायज ही बल्दी इंतखाबात में दोहराए जाने वाले हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वुज़रा श्रीनिवास गौड़, कोपुला ईश्वर और रुकने असेंबली चंदर ने कहा है कि अपोजिशन जमातों को बल्दी इंतखाबात में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। अपने आप को कौमी जमात करार देने वाली कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार मुकाबले में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में इन 2 जमातों में अवामी जज्बात को मुश्तइल करते हुए चंद हलकों में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी का जादू चलने वाला नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को जिन हलकों में अवाम ने कामयाबी दिलाई थी, आज उन हलकों की अवाम पछतावा कर रही है। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुजूरनगर के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी की ताकत अयां हो गई है, जहां इस पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 3000 वोट भी हासिल नहीं हुए। రేపు జరగబోయే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ల తరహా, జెడ్పీటీసీల తరహా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా అదే విధంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పి ప్రజాస్పందనను చూసి మాకు అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ కూడా క్యాండిడేట్ కూడా దొరకలేరు వాళ్ళకి. కేంద్ర మంత్రి అరే అభ్యర్థులే రాబోయ్ దొరకలేరా, ఎవరన్నా అడగరండి అనే స్థాయికి వచ్చింది. ఇంకో దగ్గర ఇగో టికెట్లు అమ్ముకుంటారని ఇంకో పేపర్లా. ఇది వాళ్ళ పరిస్థితి, ఆ పార్టీల పరిస్థితి, జాతీయ పార్టీ అని చెప్పుకునేటువంటి నాయకుల పరిస్థితి. కనీసం గెలవడం తర్వాత ఇష్యూ, దేవుడెరుగు. క్యాండిడేట్లు లేక మన ఇజ్జత్ పోతుందిరా భయ్, కనీసం మనిషినైనా వెతకండి, ఎవరినో వెతకండి, ఉట్టిన నిలబెడమనే స్థాయిలో ఆ పార్టీ పరిస్థితి ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా 20 సంవత్సరాలు మీరు ఎన్ని మాయమాటలు చెప్పినా ఏం చేసినా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇవాళ ఎంత పరిశానంలో ఉన్నారో ముఖాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది. కేంద్రంలో ఏం చెప్పుకోవాలి, అరే అభ్యర్థులే మీకు దొరకలేదా, మీ పరిస్థితి ఏందా అని అంటారేమో అని చెప్పి భయం వాళ్ళకి. ఇలా మీకు ఎందుకు దొరకలేరు క్యాండిడేట్లు అంటే మీరు ఏం పని చేయడానికి ఉండదు మీ ఎజెండాలో, ఎక్కడ రెచ్చ
रियासती वजीर कुपुला ईश्वर ने कहा है कि रियासत में बीजेपी मुश्किल हालात से दो चार है, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को ताकतवर समझ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन के बयानात पर आवाम हंस रही है। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो शिकस्त से दो चार हो गए। हुजूरनगर इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवारों से भी कम वोट बीजेपी को मिले, इससे ज़्यादा शर्म वाली बात क्या होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन के बयानबाजी से आवाम वजन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के बागी उम्मीदवारों को टिकट देने की बीजेपी कोशिश कर रही है, जहां पर उनके उम्मीदवार हैं वहां के टिकट कायदीन फरोख्त कर रहे हैं। లకు సాధ్యం కానటువంటి మాటలు, అదేవిధంగా ప్రజాక్షేత్రానికి తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకు ఎక్కడ కూడా పొంతన లేనటువంటి మాటలు ఈరోజు వాళ్ళ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ కానీ వాళ్ళ నాయకులు కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలను చూస్తే ప్రజలు నవ్వుకునేటువంటి పరిస్థితి. దాదాపుగా ఈ 5-6 సంవత్సరాల కాలం నుంచి చూసినట్టయితే దాదాపు 5 సంవత్సరాల నుంచి లక్ష్మణ్ గారే బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉంటున్నారు. ఒక్కటంటే ఒక్క మాట, ఆయన మొట్టమొదటికి ఎలక్షన్స్ రాకముందు చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడాడు. ముషిరాబాద్లో ఆయననే అడ్డమడ్డాడు. ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయినాక 5 ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఇప్పుడు ఒక్కరైండు. మొన్న బై ఎలక్షన్లో చూస్తే హుజూర్ నగర్లో చాలా పెద్ద మాటలు మాట్లాడి ఇప్పుడు గెలిచి వస్తీమన్నట్టే మాట్లాడిండు. జాతీయ పార్టీ బాధ్యత కలిగినట్టుగా మాట్లాడాలి. ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ప్రజలు చూస్తున్నారు అనేటువంటి కనీసం ఇంగితం లేకుండా మాట్లాడడం మరి లక్ష్మణ్కే తెలవాలి. वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि दही इलाकों की तरक्की से मुतालिक शुरू करदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में अवाम की शिराकतदारी से मौज़ूआत की हैयत तब्दील हो रही है। उन्होंने आज खम्मम असेंबली हल्के के रघुनाथ पालम मंडल के रेगुला चिल्का मौजू में पल्ले प्रगति प्रोग्राम की अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। तकरीब से कबल वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मौजू के ग्राम पंचायत के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में साफ़ सफाई का इंतज़ाम और सरसब्ज़ व शादाबी काफ़ी बेहतर तौर पर अंजाम दी जा रही है। मकामी अवाम को शिराकतदार बनाने के बाद ही ये मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ग्राम पंचायतों के मसाइल और वहाँ की तरक्याती कामों को मुताल्लिक़ा ग्राम पंचायत की अवाम की राय और शिराकतदारी से ही तरक्की देने का मशवरा दिया। इसी मकसद के तहत पल्ले प्रगति प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। अजय कुमार ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम का कामयाब तौर पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस पर वो अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम में लगाए गए पौधों का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नर्सरी के क़याम और उसकी देखभाल के अलावा ग्राम पंचायत में डंपिंग यार्ड, शमशान घाट के क़याम पर भी तवज्जो दी जाए। इस प्रोग्राम के तहत इन तमाम कामों को अंजाम दिया जा सकता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम ने जिन कामों को अंजाम देने का फैसला किया है उन कामों को मुकर्ररा वक्त में तकमील कर लिया जाए। घर में इस्तेमाल होने वाले पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। इसके लिए हर घर में पानी को जज्ब करने वाले गढ़ों को कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि ओहदेदार और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों पर यह जिम्मेदारी है कि वो मौजू के अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाएँ। तरक्की सिर्फ सड़कों की तामीर ही नहीं बल्कि साफ़ सफाई, सरसब्ज़ व शादाबी और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर ही हकीकी तरक्की तस्वुर की जाती है। अजय कुमार ने कहा कि पाले डैम में गोदावरी के पानी को मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह सीतारामा प्रोजेक्ट को भी बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे खम्मम ज़िले की लाखों एकड़ अराज़ियात सैराब होंगी। बाद अज़ां वज़ीर मौसूफ ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली बी लक्ष्मी नारायणा, DRO इंदुमती और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के बल्दियात और कॉरपोरेशनों को TRS हुकूमत मुसलसिल नज़रअंदाज करती आ रही है। बल्दी इलाकों में तरक्याती कामों के लिए 1 रुपया भी मख्तस नहीं किया गया। इन इलाकों में डबल बेडरूम के मकानात की तामीर भी मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में फिर एक मरतबा TRS पार्टी अवाम से गुमराहकुन वादे करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। अवाम इस मरतबा TRS कायदीन से चौकस रहें और उनके गुमराहकुन वादों पर भरोसा ना करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बल्दी इलाकों में मिशन भागीरथा का पानी अब तक सरबराह नहीं किया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क की हैसियत से तारक रामाराव मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो गए। उन्होंने एक भी बल्दिया का मायना नहीं किया। इंतखाबात के वक्त चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जन तारक रामाराव ने कई वादे किए थे, जिनमें डबल बेडरूम के अलावा हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, फ्लाईओवर्स की तामीर, टैंक बंड की साफ़ सफाई करते हुए उसमें साफ शफाफ
पानी भरने का वादा शामिल है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर में बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर की तामीर माई होम के मैनेजिंग डायरेक्टर रामेश्वर राव को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। माई होम कंपनी के रामेश्वर राव के रिश्तेदारों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। नाक़िस तामीर की वजह से इस फ्लाईओवर पर आए दिन हादसात हो रहे हैं। उन्होंने बल्दी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को मुनासिब सबक सिखाने का राय दहिंदों को मशवरा दिया। నాయకుడు ఆల్గుంటే మేము పోయి కండువ కప్పినాము, ఆయన బాధలు ఉంటే పోయి కండువ కప్పిన అని అంటున్నాడు. ఆయన ఒక నాయకుడయా, బయటకు వచ్చి ఏం మాట్లాడినరో మీరే చూసిండ్రు. పార్టీలో నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన నాయకుడు, మీరు అతన్ని బండెక్కించుకొని పోయి అదిరిచ్చి బెదిరించి ఆయన లోపల దాచిపెట్టి తప్ప ఆయన బయటకు వచ్చి నేను మళ్ళీ టీఆర్ఎస్లో కొనసాగుతానేమన్న ప్రకటన చేసిండా? ఇవాళ ఆయన నామినేషన్ ఫైల్ చేసిండు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసిండా లేదా? మీడియా మిత్రులారు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఆయన నామినేషన్ పత్రాలు మేమైతే వేయలేం కదా. కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు మీద దయాకర్ రెడ్డి గారు నామినేషన్ వేసిండా లేదా? నిన్న కేటీఆర్ వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ కార్యాలయంలో కూర్చుంటే మొత్తం వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే, కొల్లాపూర్లో జూపల్లి, వనపర్తిలో నిరంజన్, తాండూరులో మహేందర్, ఇంకో ఊరికి పోతే ఇంకా టీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ సొంత సిరిసిల్లలో కూడా చొక్కాలు పట్టుకొని కొట్టుకుంటుండ్రో. పంచాయతీలు దించడానికి నీకు సమయం సరిపోతలేదు, ఇంకా నీకు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడతావా నువ్వు? నీ సొంతిల్లే చక్కగా లేదు అంటే ఇది ఎట్లుంది అని అంటే కేసీఆర్ ఇంట్లో కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन असेंबली एम शशिधर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो पीर के रोज़ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात के दौरान तेलंगाना के पानी को रायलसीमा मुंतकिल करने की कोशिश के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि हालिया दिनों आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने दरियाए कृष्णा से जायद पानी पोतीरेड्डी पाडू मुंतकिल करने का ऐलान किया था, जिसकी कांग्रेस शिद्दत से मुखालिफत करती है। साबिक में इस मसले पर हमने इस वक्त के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के फैसले की मुखालिफत की थी और अब उनके फर्जंद भी यही कोशिश कर रहे हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि पीर के दिन दोनों चीफ मिनिस्टर्स मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे वक्त तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को इस मसले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। मुलाकात होगी, पेपर में खबर है कि 13 तारीख को उन दोनों में मुलाकात होगी। इससे पहले 24 सितंबर को इनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त गोदावरी पानी को कृष्णा में ले जाने की बात हो रही थी, उसके ऊपर काफी तफसील से बात हुई और ये 25 दिसंबर को केसी जगनमोहन रेड्डी साहब ने ये ऐलान किया तिरुपति में, चित्तूर कड़पा डिस्ट्रिक्ट में उनके दौरे के दौरान कि हम पोतीरेड्डी पाडू की कैपेसिटी को दुगना करने वाले हैं, 40,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 80,000 क्यूसेक्स बनाने वाले हैं। इस पर एतराज करना जरूरी है। आज तक केसीआर साहब का कोई बयान नहीं आया, कोई रिएक्शन ना केसीआर साहब का आया ना तेलंगाना सरकार की आई। अगर ऐसा होता है तो साउथ तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर महबूबनगर और हमारे नलगोंडा, और ये देखिए ये पानी कृष्णा का पानी श्रीशैलम से होकर नागार्जुन सागर में भी आता है। हैदराबाद के पीने के पानी भी नागार्जुन सागर से हम लेते हैं, उसका अश्योर्ड वाटर 16.5 टीएमसी है। अगर जो हमारी अश्योर्ड वाटर है जिसमें हमको देने की पूरी तरह से उसमें गुंजाइश बनाई गई है, पानी को रायलसीमा को इस तरह से ले जाते हैं तो तेलंगाना में पानी की कमी होगी और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के अवाम के जो इंटरेस्ट है उसको गिरवी ना रखे और आपकी पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत कीजिए। जगनमोहन रेड्डी साहब को साफ साफ बताना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। और हम ये भी डिमांड करते हैं कि आज तक कितना पानी वहां से लिया गया है, ये 40 और 80 की जो बात कर रहे हैं, मेरा दावा ये है कि उससे बढ़कर पानी जाएगा। तो इसीलिए आज तक कितना पानी पोतीरेड्डी पाडू से गया है इसका पूरी तरह से लोगों को सामने रखना सीएम साहब की जिम्मेदारी है और आने वाले इस चीज को रोकना उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी बनती है।
बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विवेक ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत से अवाम काफ़ी नाराज़ है और टीआरएस पार्टी पर अवाम भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। आने वाले बल्दी इंतखाबात में बीजेपी बेहतर मुजाहरा करने वाली है। उन्होंने आज मंचरियाल बल्दिया के लिए मुकाबला करने वाली पार्टी उम्मीदवारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को अवाम में ले जाते हुए बीजेपी की कामयाबी की राह हमवार की जाएगी। अवाम बीजेपी पर उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार जमात अपनी कामयाबी के लिए दौलत और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इस सिलसिले में चौकस रहें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव उनके ख़ानदान को सियासी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और गुज़िश्ता रोज़ उनके बड़े भाई जी विनोद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। विवेक ने वाज़ेह किया कि उनके भाई की कांग्रेस में शमूलियत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनका शख्सी मामला है। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము అభివృద్ధిలో ఏం లేదు, కమిషన్లు కొట్టే పాలన. ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏం చేయాలి? మనము తరిమి కొట్టాలి. ఎప్పుడు ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో వచ్చేది ఎలక్షన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత. ఇక్కడ ఈ మున్సిపాలిటీలో నిధులు ఇచ్చి నీళ్ళ కార్యక్రమము, డ్రైనేజ్ పనులు, రోడ్ల పనులు ఇవన్నీ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరూ కూడా అవినీతి పరులు అయిపోయి ప్రజల సమస్యలు ఆలోచించకుండా ఎట్లా కమిషన్లు దొబ్బాలని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు. మీరు तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पीर के दिन प्रगति भवन में मुलाकात करेंगे। इन दोनों वज़ीर आला की मुलाकात को काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। दोनों के दरमियान मौजूदा सियासी हालात के अलावा एनआरसी और एनपीआर और शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी जारी एहतजाज के बारे में तबादला ख्याल करने का इम्कान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतों के मसले पर बात हो सकती है। ख़ास तौर पर आबपाशी प्रोजेक्ट पोतीरेड्डी पाड़ू के मसले पर दोनों बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा तंजीम जदीद बिल के मौज़ूआत पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक इन दोनों की मुलाकात के वक्त कोई भी सरकारी ओहदेदार मौजूद नहीं होगा। नामालूम अशरार ने हफ्ते की शब कामारेड्डी के कल्याणी प्रोजेक्ट का एक दरवाज़ा खोलते हुए उसका आधे से ज़्यादा पानी छोड़ दिया। इस खुसूस में प्रोजेक्ट के हुक्काम की जानिब से की गई शिकायत के बाद पुलिस चौकस हो गई, जिसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया ताकि उन अफराद की शिनाख्त की जा सके जिन्होंने गैर मजाज तौर पर इस प्रोजेक्ट का दरवाज़ा खोल दिया। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया कि निचले इलाकों के किसानों ने पानी छोड़ने के लिए दरवाज़ा खोला। कल्याणी नहर पर तामीर करदा छोटी आबपाशी के इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बारिश में निज़ाम सागर को बारिश का पानी छोड़ा जाता था। इसके 7 दरवाजे हैं, जिनमें से अशरार ने एक दरवाज़ा खोल दिया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मिल आबी सतह 0.5 TMC है। हफ्ते को इसकी आबी सतह 0.4 TMC दर्ज की गई थी, ताहम इसका दरवाज़ा खोलने के बाद इसकी आबी सतह अब 0.2 TMC रह गई है। कल्याणी प्रोजेक्ट के असिस्टेंट इंजीनियर शिव प्रसाद ने निज़ाम सागर पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। शिव प्रसाद ने इस एहसास का इजहार किया कि बास किसानों ने हरकत की है। पुलिस ने बोगो गोडाज गांव के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि अशरार की निशानदही करते हुए उनको गिरफ्तार किया जा सके। इसी दौरान आबपाशी के हुक्काम ने कहा कि अफरादी क़ुव्वत की कमी के बाद वो इस प्रोजेक्ट पर वॉचमैन को तैनात करने से कासिर हैं। आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खान की जानिब से दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री के ऐलान के 66 बरस की तकमील की तकरीब में आर्ट्स कॉलेज के सामने उस्मानिया यूनिवर्सिटी दलित तलबा की तंजीम की जानिब से मनाई गई। 12 जनवरी 1953 को इस डॉक्टरेट का ऐलान किया गया था। आज इस दिन को दलित तंजीमों की जानिब से इल्म के दिन के तौर पर मनाया गया। प्रोग्राम में दलित तंजीमों DBSA के सदर शरद चमार, DMSA के रियासती सदर D नरेश मजहरुद्दीन, BSF के रियासती सदर V संजय, TMSFOU के सदर त्रिमलेश और दीगर स्टूडेंट यूनियन के कायदीन मौजूद थे। तेलुगु यूनिवर्सिटी माफ़ कीजिएगा, इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पहली मरतबा इस मुल्क में दलितों को तालीम दी। उन्होंने कहा कि नवाब मीर उस्मान अली खान पहली शख्सियत थे जिन्होंने दानिश्वर के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को तस्लीम किया, इसलिए मुसलमानों और उनके कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने की साजिश रच रही है।
तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि कुम्मरम भीम आसिफाबाद में 10, कामारेड्डी में 11, मुलुग वरंगल रूरल जयशंकर भूपालपल्ली में दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्रेटर हैदराबाद में दिन में दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 2 दिनों में सर्दी की लहर में इजाफा होगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।